नमस्कार जी सारे ने, मैं आपका साथी अखिल कटारिया आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो भैया आज आपके लिए लेके आए हैं एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके आने का कल के एग्ज़ाम में आने का पूरे मतलब 100% चांस है। और जो और क्वेश्चन है साइंस के लो लेवल से हाई लेवल तक वो भाई मोहित पुनिया ने अपने YouTube चैनल पर करवा भी रखे हैं। आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज जो क्लास लेंगे अपन साइंस की वो ऐसे क्वेश्चन है मतलब जो कल के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना। और क्या है कि आंसर मतलब अगर ऑप्शन देखते ही आंसर खुद भी सोचना, ये नहीं भाई वेट करेंगे कि भाई आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पैरामैंगनी विकिरण की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन। हाँ, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है सन से, तो कह रखा है कि उससे क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखना जो यूवी रेज आती हैं सन से, यूवी रेज आती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है? ओजोन प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज़ द हार्मोनल डिजीज़। हाँ, हार्मोनल डिजीज़ का मतलब है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है इनमें से जो हार्मोन की कमी से होती है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं जुकाम, खांसी, घेंगा या फिर सभी के सभी। तो याद रखना भाई जो हार्मोन की कमी से होती है वो गोइटर होती है। ठीक है, जो हार्मोनल जो डिजीज़ है इनमें कौन सी है? घेंगा, जिसको गोइटर बोलते हैं। याद रखना ये जो गोइटर है किसकी कमी से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो पूछ ले भाई गोइटर जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। और आयोडीन, ठीक, आयोडीन अगर वैसे पूछ ले कि भाई कौन से किसकी कमी से होता है, ऑप्शन दे दे आयोडीन, तो आयोडीन लगा के आना है। अगर पूछ ले वैसे हार्मोन कौन सा है, तो याद रखना थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है। तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे द इनोवेटिव एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन्स आर। हाँ, जो अभिनव जो पूर्वज थे मानव के वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी क्रोमैग्नॉन मानव। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, जो एंसेस्टर थे अभिनव, जो आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे? क्रोमैग्नॉन मानव थे। ऑप्शन नंबर सी। बायो का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का। अगला क्वेश्चन देखो, किस रक्त समूह को स्रवग्राही रक्त समूह कहा जाता है? हाँ, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं? मतलब वो किसी भी व्यक्ति का कोई भी ब्लड ग्रुप कोई मैटर नहीं करता, उसका ब्लड ले सकता है। तो ऐसा कौन सा है यूनिवर्सल एक्सेप्टर? याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है ब्लड में से। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ये मतलब ब्लड किसी से भी ले सकता है। और पूछ ले यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो डोनेट कर सकता है कोई भी किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी उस केस में ठीक हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ब्लड ग्रुप AB और जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है? वो ब्लड ग्रुप O। ठीक है, दोनों याद रखना ये। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा विषाणु है द बिगेस्ट वायरस इज। सबसे बड़ा विषाणु पूछ रखा है, कौन सा है? तो ऑप्शन है पॉक्स वायरस, हर्पस वायरस या फिर ट्यूमर वायरस या फिर सार्कोमा। ठीक है, जिसको वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। तो याद रखना जो बिगेस्ट वायरस है ऑप्शन नंबर ए, पॉक्स वायरस क्या है? सबसे बिगेस्ट वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अभी ये बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसमें पूछ रखा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो बुक लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ओरिजिन मतलब क्या होता है? ओरिजिन मतलब होता है कहाँ से कोई चीज़ पैदा होती है, ठीक है, हुई है। ओरिजिन ऑफ का, स्पीसीज मतलब स्पीसीज, यहाँ पे स्पीसीज किसके लिए है कि भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, स्पीसीज प्रजाति बोल दे। तो जो ह्यूमन बीइंग की जो शुरुआत है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से पैदा हुआ है, जो अपन मानव शरीर है वो कहाँ से पैदा हुआ है, तो उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी किस बुक में है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे डार्विन, मेंडल, मिलर या फिर स्मिथ। तो बताओ भाई। तो याद रखना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? ए ऑप्शन, डार्विन के द्वारा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी यार, ये क्वेश्चन है भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले प्रयोग करता है? विच बॉडी स्टॉक डज आ हंग्री पर्सन फर्स्ट यूज? यहाँ पे प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। तो पूछ रखा है, मान लो, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना कि मान लो अपन खाना खा लेते हैं, तो खाना खा लिया भाई, 4 रोटी खा ली, दूध पी लिया, सब्जी खा ली, रोटी सब्जी खा ली, दूध पी लिया। तो अब देखो, अब कम से कम भी 6 घंटे के बाद ही अपन अगेन खाना खाएंगे, 5 या 6 घंटे के बाद, ठीक है। तो एक बार खाना खा लिया, वो ये है कि 1 घंटा, मतलब एक बार खाना खाया तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर जो उस टाइम मतलब एनर्जी बनाता है अंदर, और फिर एनर्जी ऐसी भी तो है ना, ये तो नहीं है 6 घंटे अगर काम करेंगे तो 6 घंटे मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी बनी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्यों नहीं होती? देखो क्या बात होती है, मान लेते हैं 100% एनर्जी है खाना खाने के बाद, ठीक है, उसमें से 2 घंटे काम कर लिया, ओके, ठीक है, 2 घंटे में 50% एनर्जी यूज हो गई, ठीक है, 50% एनर्जी यूज होगी। तो जो 50%, अब खाया तो 100% था, ठीक है, तो क्या होगा, ये 50% जो एक्स्ट्रा रह गया, ये क्या हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर, क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो भूख लगेगी व्यक्ति को, तो स्टोर वाला जो एनर्जी स्टोर हो रखी है वो वाली यूज़ करेगा, ठीक है, पूछ रखा है। तो उस टाइम वो एनर्जी किस फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हुई होती है, जिसके हेल्प से मतलब भूखा व्यक्ति अपनी भूख मिटा सकता है? तो याद रखना, जो अपनी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है एनर्जी स्टोर रहती है। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने अंदर जो है बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, उसको यूज़ करता है भूखा व्यक्ति जब भी भूख लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बीज किससे बनता है? सीड इज मेड फ्रॉम, ठीक है, सीड इज मेड फ्रॉम। मान लो जैसे कि क्या होता है, एक पेड़ है, उस पर मतलब कोई भी फल लगता है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, फल लगेगा तो पहले क्या होगा, फ्लावरिंग होगी, उसमें फ्लावरिंग होगी मतलब फूल आएंगे, फूल आता है, फिर क्या होता है, फूल आने के बाद फिर वो प्रोग्रेस करता है, फिर क्या होता है, आखिर में जाके फल लगता है, ठीक है, ठीक है, फल लगता है। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी ये क्या होता है, मेल और फीमेल वाला केस होता है, ठीक है। कैसे? उसमें भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है। कैसे होता है? देखो, एम्ब्रियो बनता है, उसमें जाइगोट बनता है। कैसे, क्या बात है, मान लेते हैं मतलब कि ये पूछ रखा है कि कोई फल है, ये मान लेते हैं ये है कोई भी फल, ठीक है, तो इसके अंदर मान ले बीज है, जो ये बीज है, गुठली बोल दे, जैसे गुठली है, तो ये किसकी बनी होती है, ये पूछ रखा है। ये बाहर वाला हिस्सा तो अपन खा लेते हैं, ठीक है, जो बीच में ये बीज है, गुठली है, ये किसके द्वारा बनती है, किसके द्वारा बनी हुई होती है? तो याद रखना, जो सीड है वो बीज है, वो किसके द्वारा बनता है?
ऑप्शन है एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक सैक, ओवरी, ओव्यूल। भ्रूण से या फिर भ्रूणकोश से, अंडाशय से या फिर बीजांड से। तो याद रखना जो बीज है, किसी भी फल का बीज है वो किसके द्वारा बनता है? ओव्यूल। बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। पूछ ले, फल है जो खाने योग्य जो पार्ट है, फल लगता है तो खाने योग्य, गुठली है उसको तो नहीं खाएंगे ना, जो बाहर का है उसी को खाएंगे। तो जो खाने योग्य है वो किसके द्वारा बनता है? तो उस फल का हिस्सा ओवरी, ओवरी होती है वो, ठीक है। एक फल की क्या होती है? ओवरी होती है जो खाने योग्य होती है। और बीज है जो गुठली है वो क्या होती है? ओव्यूल होती है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जीनर ने डैश टीके की खोज की थी। एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड वैक्सीन ऑफ, हाँ एडवर्ड जीनर है एक साइंटिस्ट था, तो उसने कौन से टीके की खोज की थी? पूछ रखा है कौन से टीके की खोज की थी। ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस या फिर कैंसर। बताओ। एलेक्जेंडर एडवर्ड जीनर है, सॉरी एडवर्ड जीनर है, उसने किसकी खोज की थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जीनर ने, ठीक है। और हाँ भाई, अगर किसी को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना क्या है? टेलीग्राम चैनल @J टारगेट, ठीक है। ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ के लिए, ठीक है। यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये रिवीजन है एग्ज़ाम से पहले। क्या है एक मतलब क्वेश्चन ऐसे है, बायो के भी हैं, तीनों है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो एक रिवीजन है, एक टाइप से रिवीजन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है ना, मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आगे देखना, ठीक है। और हाँ भाई, अगर एनिमल हस्बेंड्री की जो पीडीएफ बोल रहे थे पिछली क्लास की, तो वो भी ले सकते हैं भाई आप ले सकते हैं। मोहित भाई की एक इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर मुझसे लेनी है, मतलब मेरे पास है जो स्टडी मटेरियल, तो कैसे ले सकते हैं? आईडी है अखिल _KATARIA कटारिया, ठीक है। दोनों आईडी से, ये इंस्टाग्राम आईडी है, दोनों से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। याद रखना। फिर कमेंट में बोलते हो कि पीडीएफ नहीं मिली। अभी याद रखना, पीडीएफ आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं और टेलीग्राम से भी मैसेज करके। अगला क्वेश्चन देखो, मानव में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? हाउ आर टू बोन्स कनेक्टेड इन ह्यूमंस। हाँ, बोल रखा है कि एक बॉडी है, अपन है, अपने अंदर दो हड्डी जुड़ी रहती है, ऐसे जुड़ गई, कैसे भी जुड़ गई है, तो कैसे जुड़ती है? उन हड्डियों के जोड़ को बोलते क्या हैं? तो पूछ रखा है जॉइंट्स बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं, या फिर मांसपेशियाँ, या फिर छोटी हड्डियों से। तो याद रखना, जो दो हड्डियाँ जुड़ती है तो क्या बोलते हैं उसको? अस्थि, लिगामेंट्स बोलते हैं। तो दो हड्डियाँ जब जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स बोलते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डियों से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री सेल्सियस। इसमें आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप प्रॉब्लम क्या है इसमें, कई जो भी करके आएंगे स्टूडेंट वो ये करके आएंगे, ठीक है। तो 96 बोल सकते हैं, 96.6 ये ऑप्शन में मिलेगा तो ठीक कर दोगे आप, लेकिन वो डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। ये है सभी ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में। तो याद रखना, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये कट हो गया, ठीक है।
पूछ रखा है अपराधी की पहचान के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? विच टेक्निक इज यूज्ड बाय फोरेंसिक डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई कल्प्रिट? अपराधी को पकड़ने के लिए जो फोरेंसिक टीम है वो किस टेक्निक का यूज करती है, पूछ रखा है। तो ऑप्शन देखो, डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्प्लाइसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंट। चलो तीनों में से ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक आंसर है, बताओ। ठीक है, तो जो फोरेंसिक टीम है वो अपराधी को पकड़ने के लिए किस टेक्निक का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंट का। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है उसको यूज करके क्या करती है? अपराधी को पकड़ती है फोरेंसिक टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बायो का ही है, जीव विज्ञान का। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ पर होता है? हाँ, एक तो जैसे मेल गैमेट होता है, देखो मेल प्लस फीमेल, ठीक है, नर और मादा, उन दोनों के क्या होते हैं जो जुड़ते हैं, मतलब दोनों के एग, और जो फीमेल से एग आएगा, ठीक है, और मेल से स्पर्म आएगा। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे जुड़ते हैं वो जगह पूछ रखी है। ठीक है, दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन होता है, जहाँ से मतलब बॉडी बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, वो दोनों जुड़ेंगे, स्पर्म और एग। ठीक है, वो दोनों जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर बॉडी स्टार्ट होगी बननी। जैसे अपन है, कोई भी इंसान कैसे बनता है अपनी माँ के कोख में? तो पहले वो क्या होता है? मेल और फीमेल का गैमेट जुड़ता है, फिर आगे की प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। पूछ रखा है कि मेल और फीमेल जो गैमेट है, नर और मादा के जो ये गैमेट है, ये कहाँ पे दोनों निषेचन करते हैं, दोनों कहाँ पे मिलते हैं? तो याद रखना ऑप्शन है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स या फिर यूट्रस। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, ये क्वेश्चन लगभग 90% एग्जाम में आता है। ठीक है, 90% एग्जाम में आता ही आता है। तो याद रखना जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे क्या होता है? मेल और फीमेल जो अंडाणु है उन दोनों का क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाँ, मानव जो बॉडी है उसके अंदर भाई स्मृति याद रखना है, ठीक है, भावना अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हैं। तो कौन सा है जो दिमाग का, ऐसा कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो इन सबको कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस है, सेरेब्रम है, मिड ब्रेन है, या फिर सभी हैं? तो याद रखना जो ऑप्शन नंबर बी है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? कंट्रोल करता है अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को, ठीक है, सब स्मृतियों को, कि भाई क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग है किसी के प्रति, अच्छी है बुरी है। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन 30 जनवरी, 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 7 दिसंबर। ठीक है, तो कल ही था ओजोन डे, क्या था, कब था? कल ही था। तो कल क्या थी डेट? 16 सितंबर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले ही तो मनाया गया है। ठीक है, तो दे सकते हैं। तो 16 सितंबर को क्या था? ओजोन डे सेलिब्रेट हुआ था, ओजोन डे, O3 बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको भाई एक बार, कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, विटामिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड विटामिन? तो विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, फंक। फंक एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था? विटामिन की खोज की थी। याद रखना विटामिन की खोज किसने की थी? फंक, एक साइंटिस्ट था उसने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूध प्रोटीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मिल्क प्रोटीन? हाँ, मिल्क जो दूध है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? मैन जो प्रोटीन होता है दूध के अंदर, पता भी होना चाहिए आपको कौन सा होता है? केसिन। केसिन जो एक ऐसा प्रोटीन है जो किसके अंदर होता है? दूध के अंदर होता है। पूछ ले भाई, जो येलोइस पीलापन होता है दूध के अंदर, जैसे गाय के दूध, पूछ ले, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन आ जाए यहीं से, कि जो गाय का दूध है वो थोड़ा पीला क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू भैंस के दूध से? ठीक है,
ठीक है। तो याद रखना जो गाय का दूध है वो पीला क्यों होता है, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कैरोटीन। क्या होता है, कैरोटीन होता है। किसके अंदर, कैरोटीन दोनों के अंदर होता है, लेकिन गाय के दूध में ज़्यादा कैरोटीन होने की वजह से उसका दूध क्या होता है, एक येलोइश कलर का होता है, ठीक है, पीलापन होता है। और जो दूध का जो प्रोटीन है वो क्या है, केसिन है, ठीक है। दोनों बात याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, पित्त का मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज। हाँ, बाइल कहाँ से निकलता है पहले तो ये याद रखना, जो बाइल जूस है ये कहाँ से निकलता है, लीवर, यकृत से, ठीक है। तो इसका मेन जो कार्य है वो क्या होता है, याद रखना क्या होता है इसका मेन कार्य है भाई, इसका पाचन हेतु वसा का डाइजेस्ट। हाँ, जो मतलब क्या होता है, खाना खा लिया, ठीक है, क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े बड़े साइज़ के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं फैट के, वसा के, ठीक है। वो बॉडी के अंदर उनको तोड़ता कौन है, इमल्सिफाई कौन करता है, ताकि वे उनका पाचन हो सके। उनको छोटे छोटे टुकड़े में कौन तोड़ता है, बाइल जूस तोड़ता है। कौन तोड़ता है, बाइल जूस, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। तो क्या करता है, पाचन हेतु वसा का इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सन, छोटे छोटे मतलब पीस देता है उनको, किनको, वसा के जो मॉलिक्यूल है उनको, कौन, पित्त, बाइल जूस, ठीक है। ये थे भाई बायोलॉजी के क्वेश्चन। अब अपन करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, बल्ब कंटेन्स विच गैस, जो बिजली का बल्ब है उसके अंदर गैस कौन सी भरी हुई होती है, तो बताओ, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। कौन सी गैस होती है, तो याद रखना जो बल्ब के अंदर होती है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। और गैसें भी होती है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सी होती है जो बल्ब के अंदर गैस होती है, वो नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न है, जो भी देखो क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन जो भी उस क्वेश्चन से और भी कोई फैक्ट्स है जुड़े होते हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूला है, हाँ पूछ ले, प्रोपेन का फॉर्मूला पूछ ले, मीथेन का फॉर्मूला पूछ ले, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, ठीक है, वो भी बता रहा हूँ मैं। तो याद रखना उनको भी ध्यान से। पूछ रखा है, रसोई गैस किसका मिश्रण है, व्हाट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस इन द किचन। हाँ, रसोई का जो गैस यूज होती है, सिलेंडर यूज होता है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन, इथाइलिन, या फिर एसिटाइलिन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो डेली लाइफ से में यूज होते हैं ना क्वेश्चन, लगभग वही क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ऐसी गैसें हैं जो किसके अंदर होती है, जो गैस अपने रसोई घर में यूज होती है उसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो, चलो इसको स्किप कर देते हैं यार, ये अच्छे से नहीं है वैसे भी। पूछ रखा, गोबर गैस का, सॉरी, गोबर गैस का मुख्य घटक, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। जो गोबर गैस है उसके अंदर मेनली क्या पाया जाता है, तो ऐसे ही बता देता हूँ मैं, क्या होता है, मीथेन होता है भाई। ये क्वेश्चन शायद किसी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, पता नहीं कहाँ, कंपटीशन में पूछते हैं हर बार। जो गोबर गैस है उसके अंदर क्या होता है, मीथेन होता है। मेनली कितने परसेंट होता है, पूछ ले भाई कितने परसेंट, तो 75%, 75% होती है मीथेन किसके अंदर, गोबर गैस के अंदर। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग जो सोडा है वो उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, केमिकल फॉर्मूला ना, केमिकल नेम। ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, पहले तो फॉर्मूले देखो, सोडियम कैल्शियम फॉस्फेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी, जो बेकिंग सोडा है उसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक जो नाम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH
कार्बोनेट है, सॉरी, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब ये बाई लगता है ना, याद रखना इसको हमेशा, H के लिए है, ये जो बाई लगता है, बाई या फिर Bi, ठीक है, ये किसके लिए लगाया जाता है, बाई H के लिए, ठीक है। सोडियम, सोडियम बाई H, कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है, CO3, ठीक है। तो ऐसे तोड़ लिया करो, ठीक है, क्या बनेगा, तो बाई किसके लिए, H के लिए लगाया जाता है। तो इसका जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आभूषणों को बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है। हाँ, अब सोना है, सोना क्या होता है, शुद्ध सोना कभी यूज़ नहीं होता भाई, जैसे ज्वेलरी बनाते हैं वो कभी यूज़ नहीं होता, उसमें शुद्ध प्योर गोल्ड कभी यूज़ नहीं करते, उसमें कुछ ऐसी जो मेटल है उसको मिलाया जाता है ताकि वो मतलब हार्ड बना रहे, ऐसे ना भाई पिघल जाए, ठीक है, ज्वेलरी में। तो प्योर जो गोल्ड होता है वो कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड है जो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो यूज़ करते हैं वो 22 कैरेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2% उसमें दूसरी मेटल मिलाई जाती हैं ताकि वो हार्ड बना रही। तो पूछ रखा है कि जो गोल्ड है उसमें ज्वेलरी बनाते हुए गोल्ड की, तो क्या कौन सा है ऐसा है मेटल है जो अपन यूज़ करते हैं, तो तांबे को यूज़ करते हैं भाई, गोल्ड के अंदर किसको मिक्स किया जाता है, तांबे को मिक्स किया जाता है ज्वेलरी बनाते हुए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन देखो, रिएक्शन है भाई, ये अगला वर्ड रिएक्शन है। वह रासायनिक के लिए जिसकी गठित होने से उष्मा ऊर्जा पैदा होती है वह कहलाती है, रासायनिक क्रिया भाई यार, अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो एनर्जी ऊर्जा देती है, हीट देती है। रिएक्शन कर ली, मान लो दो रिएक्टेंट है, उन्होंने रिएक्शन की, तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें एनर्जी, जिसमें हीट इवोल्व होती है। तो देखो ऊर्जा या फिर ऊष्मा इवोल्व होती है, दोनों की एक ही बात है, ठीक है, ऊर्जा और ऊष्मा, क्योंकि हीट है जो क्या है वो एनर्जी ही तो है, ऊष्मा है जो क्या है ऊर्जा ही तो है, ठीक है, एक ही बात है। तो पूछ रखा है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय या फिर तापीय अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो जो जिस रिएक्शन में ऊष्मा या फिर हीट निकलती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी भी अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, हीट देनी पड़ती है, अपन को एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन हो, ठीक है। तो ऐसी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सो मतलब एक्सो से याद रखना एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो एनर्जी का बाहर निकलना क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एनर्जी अगर देनी पड़ जाए किसी रिएक्शन में, क्या हो, एनर्जी अपन को देनी पड़ जाए तो क्या होगा, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है, ऊष्माशोषी, और एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, वृक्षों के नीचे या उनके नज़दीक नहीं सोना चाहिए क्योंकि वह रात को डैश छोड़ते हैं। वन शुड नॉट स्लीपिंग अंडर ट्री और नियर द ट्री एज दे रिलीज एट नाइट। हाँ, पूछ रखा है कि कई बार क्या कहते हैं लोग, कहते हैं कि वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वे क्या, ऐसी कौन सी गैस है वो छोड़ते हैं जिसकी वजह से कहते हैं लोग कि उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, और उस गैस की अपन को ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जो ट्री है वो रात को सबसे ज़्यादा क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और जो भाई अफवाह बना रखी है कि उसके नीचे भूत है, ये है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है, उसमें CO2 ज़्यादा छोड़ देते हैं तो ज़्यादा खतरनाक है, और कुछ नहीं है, वो अफवाहें पर उन पे तो ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। तो पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो CO2 ज़्यादा छोड़ते हैं, और CO2 की अपन को ज़रूरत ही क्या है, अपन खुद ही भी तो CO2 छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, अपन को ज़रूरत किसकी है, अपन को ज़रूरत ऑक्सीजन की है, तो अपन CO2 का क्या
क्या करना है। इसलिए CO2 अपने लिए अच्छी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए या फिर पेड़ों के आसपास नहीं सोना चाहिए रात को, दिन में नहीं। ये कहीं भाई दिन में भी सोना छोड़ दो आप, ठीक है। सभी अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। हाँ भाई पूछ रखा है अम्ल, एसिड है, ऐसा इनमें से कौन सा तत्व है जो हर एक एसिड में होगा ही होगा, ठीक है। तो याद रखना एक रूल है कि जो एसिड होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, H पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना जो अम्ल होते हैं उसके अंदर, एसिड के अंदर हाइड्रोजन होगा ही होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। बेस की बात कर लेते हैं, उसके अंदर OH नेगेटिव होगा। क्या होगा, OH नेगेटिव। ये बेस को शो कर रहा है, ये एसिड को शो कर रहा है, ठीक है। तो एसिड में हर एक अम्ल में ये मिलेगा ही मिलेगा, कौन सा, H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन। हर एक एसिड में हाइड्रोजन तत्व मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस का स्त्राव हुआ था। हाँ, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984 में, ठीक है। तो ऐसी कौन सी गैस थी जो रिलीज हुई थी भाई वहाँ पे, सिलेंडरों में से कौन सी गैस थी जो रिलीज हुई थी जिससे मतलब कई हज़ारों लोग मर गए थे, ठीक है, भोपाल के अंदर। ऑप्शन है क्लोरीन हुई थी, या फिर भाई अमोनिया गैस निकली थी, या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी, या फिर ब्रोमाइन क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी भाई किसके अंदर, भोपाल गैस त्रासदी के अंदर, भोपाल गैस ट्रेजिडी के अंदर, जिससे बहुत कई हज़ार लोग मारे गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखना। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, उसका रासायनिक नाम पूछ रखा है। फॉर्मूला भी याद होना चाहिए क्योंकि वो पूछ सकता है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। अब पूछ रखा नेम, मान लेते हैं सूत्र पूछ ले तो क्या करोगे, तो दोनों चीज़ याद रखनी है, सूत्र पूछ ले या फिर नेम पूछ ले। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका जो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और नाम भी याद होना चाहिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका जो नाम है, रासायनिक नाम, वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अब इसका रासायनिक सूत्र देखो, कैल्शियम को कैसे लिखेंगे, Ca, सल्फेट SO4, साथ में ये दोनों इकट्ठे लिखो, सॉरी थोड़े से दूर हो गए, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये है भाई रासायनिक सूत्र किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रख लेना, याद। और बेकिंग सोडा का बताया था अभी, क्या था उसमें, नेम पूछ रखा था शायद, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दोनों याद रखना है। बेकिंग सोडा का भी, वॉशिंग सोडा का पूछ लेते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लेते हैं, किसी एक का तो पूछेंगे ही, ठीक है। तो याद रखना इनका फॉर्मूला भी और नेम भी। माचिस की तीलियों में होता है, क्वेश्चन है, माचिस की जो तीलियाँ होती है, जो आगे वो ब्लैक है जिसके द्वारा जलाते हैं यहाँ पर, उसके अंदर कौन सा मतलब तत्व है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, या फिर पोटेशियम है, ठीक है, माचिस की तीलियों में। अब यूज़ सभी करते हैं लेकिन उसका पता भी तो होना चाहिए ना कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो कौन सा तत्व है उसके अंदर, एलिमेंट है, याद रखना। जो माचिस की तीलियों में कौन सा एलिमेंट होता है, फास्फोरस होता है भाई, कौन सा होता है, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस पदार्थ का उपचयन होता है, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, ऑक्सीडाइज मतलब कोई एक एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन कब होगा, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन कब होगा, कब कहेंगे कि उसका उपचयन हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी मतलब ऑक्सीजन ले लेगा या फिर ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है। अगला है
अगला देखो किस पदार्थ का उपचयन होता है, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। ऑप्शन नंबर ए है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज हुई हो या फिर ऑक्सीजन कम हुई हो। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई हो या फिर नाइट्रोजन की कमी हो गई हो। ठीक है, तो उपचयन किसका होता है, कौन से एलिमेंट को कहेंगे कि भाई उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जब उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी या फिर वो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने या फिर रॉबर्ट हुक ने, जे थॉमसन ने या फिर गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। एक रॉबर्ट हुक है, इसने खोज की थी किसकी, सेल की। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट, द वेट ऑफ अ पर्सन इन द लिफ्ट बिकम मोर व्हेन लिफ्ट। पूछ रखा है कि लिफ्ट में खड़े हैं तो जो वेट है बॉडी का, किसी भी व्यक्ति का जो खड़ा है उसके अंदर उसका भार, वेट उसका ज़्यादा हो जाता है। किस कंडीशन में उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, या तो भाई वो ऊपर जा रहा हो सेम वेलोसिटी से, ठीक है, या फिर वो नीचे आ रहा हो सेम वेलोसिटी से, या फिर वो ऊपर जा रहा हो सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण, या फिर वो नीचे आ रहा हो किससे, सेम एक्सेलरेशन से, त्वरण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, अगर कोई भी बॉडी लिफ्ट के अंदर ऊपर की तरफ जा रही है किसके साथ, सेम एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा बॉडी का, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कार्य की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। हाँ, ऐसा यूनिट पूछ रखी है भाई, कार्य की जो इकाई है, जैसे फोर्स की क्या है, न्यूटन है, ऐसे कार्य की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, जूल है, वाट है, हर्ट्ज है या फिर किलोग्राम है। ठीक है, जो कार्य की यूनिट है वो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए जूल इसका करेक्ट हो जाएगा। वाट किसकी वो है, पावर, ठीक है, पावर की वाट। हर्ट्ज है, ये किसकी है, ध्वनि। अगला पूछ ले किलोग्राम, वेट, ठीक है, वेट की ये याद रखना है, इकाई किसी की पूछ सकते हैं, फोर्स की पूछ ली, फोर्स की न्यूटन है, फोर्स की पूछ ली, वर्क की पूछ ली, पावर की पूछ ली, किसी की भी पूछी जा सकती है। देखो अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ते वक्त व्यक्ति आगे की ओर झुकता है जिससे, हाँ, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उस टाइम अपन आगे झुक के चलते हैं, तो क्या लॉजिक है उसके पीछे कि भाई अपन को आगे की ओर झुकना पड़ता है, या फिर तो फिसलने से भाई फिसल ना जाए इसके लिए आगे की ओर झुकते हैं, या फिर जल्दी जल्दी चढ़ना हो, या फिर थकान कम हो, या फिर स्थिरता में वृद्धि। ठीक है, तो आगे की ओर क्यों झुकते हैं पहाड़ पे चढ़ते हुए, ताकि स्थिरता में वृद्धि हो, क्या हो, स्टेबिलिटी बढ़ जाए चढ़ते हुए। ठीक है, इसलिए अपन को आगे की ओर झुकना होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार इज यूज्ड फॉर। हाँ, जो रडार है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, आपने सुना होगा जो समुद्र वगैरह में यूज़ करते हैं, तो मेनली वो रडार का काम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए देखो, टू रिसीव द सिग्नल इन द रिसीवर, रिसीवर में सिग्नल प्राप्त करना हो उस टाइम करते हैं, या फिर मोशन ऑफ द प्लैनेट, भाई किसी भी ग्रह की गति को मापना हो, या फिर जो सन के ऊपर स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, उनको देखना हो, या फिर भाई जो आइडेंटिफाई द एंड पोजीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो वायुयान है, जैसी वस्तुओं की पहचान, स्थिति निर्धारण, भाई वो कहाँ पे है, किस पोजीशन में है, या फिर उसको देखने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए। तो रडार का जो काम मेनली होता है वो क्या होता है, भाई जो वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान है, स्थिति है, भाई वो किस दिशा में है, कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो रडार इन सबको चीज़ों को देखने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। हाँ,
जब अपन गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो वो एकदम से ऐसे मोड़ लेती है, तो उस टाइम अपन बाहर की तरफ, मतलब जिस साइड मोड़ लेगी उसके अपोजिट साइड अपन गिरते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं, तो उसके ऊपर मतलब उस टाइम अपने ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा बल लगता है? केंद्राभिमुख बल लगता है, अपकेंद्री लगता है, या फिर घर्षण बल लगता है, या फिर तनाव बल लगता है। ठीक है, तो उस टाइम अपने ऊपर जो बल लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अपकेंद्री बल होता है वो जो हमें क्या करता है, जब मतलब गाड़ी या बस है वो मोड़ लेती है, तो अपन को बाहर की ओर कौन सा बल धकेलता है, कौन सा फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर रूपांतरित करता है, आ जनरेटर कन्वर्ट्स। हाँ, पूछ रखा है जनरेटर होता है जो, वो कौन सी ऊर्जा मतलब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो कौन सी एनर्जी है जो एक एनर्जी उसमें नेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, एक ए टू बी जाती है वो एनर्जी। तो जनरेटर का काम क्या है, पूछ रखा भाई, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, या फिर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल में, या फिर थर्मल को इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, जनरेटर यूज क्यों करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए। ठीक है, तो देखो जो जनरेटर है उसका काम क्या है, यांत्रिक जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। आप पूछ ले भाई जो मोटर होती है उसका काम क्या है, उसका काम क्या होता है मोटर का, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदलती है। दोनों याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये है मोटर। अगर मोटर का केस आ जाए, अब पूछ रखा है जनरेटर का। ठीक है, दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेक्टर राशि का उदाहरण है? हाँ, एक तो होता है सदिश, एक अदिश, मतलब वेक्टर और स्केलर। ठीक है, वेक्टर और स्केलर। स्केलर क्या होता है? स्केलर के अंदर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब सिर्फ एक वैल्यू होगी। मान लेते हैं भाई, पूछ ले भाई स्पीड है, स्पीड मतलब कि स्पीड क्या है यार, कोई भी वैल्यू है, मान ले 10 है, तो सिर्फ एक उसमें वैल्यू होगी, बट 10 है, एक संख्या होगी। ठीक है, वो है स्केलर, सिर्फ जिसके पास एक संख्या हो। वेक्टर में क्या है, इसके अंदर एक डायरेक्शन होगी, एक दिशा भी होगी साथ में। ठीक है, और साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे यहीं से पता लग जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी का केस ले लेते हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या है कि भाई वो कितने टाइम में कितना चला। ठीक है, वो है स्पीड। अब उसमें जोड़ दे डायरेक्शन कि भाई वो स्ट्रेट चला, लेफ्ट में चला, राइट में चला, तो उसके साथ क्या जुड़ गई अब, डायरेक्शन। ठीक है, तो वो वेलोसिटी बन गई। बात दोनों एक है, लेकिन एक के अंदर सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और एक के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस क्या है, डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक राशि है, क्वांटिटी है जो सदिश है, मतलब वेक्टर है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होती है। तो ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। टेम्परेचर में भी कुछ नहीं है, डायरेक्शन का पता नहीं है, सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे टेम्परेचर 98 डिग्री, कोई डायरेक्शन थोड़ी पता है। ठीक है, वेट है, वेट है भाई 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 1 2 3 क्या है, कुछ नहीं है, संख्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का तो नहीं पता ना। ठीक है, इसलिए ये तीनों है जो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये किसके एग्जाम्पल है, स्केलर। स्केलर मतलब अदिश राशि के, क्वांटिटी के। और वेक्टर का एग्जाम्पल सिर्फ एक है, वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, मान लो अभी करंट जा रहा है, एक वायर है उसमें करंट जा रहा है, तो उसमें प्रतिरोध का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। अगर बोल रखा है अगर प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाए, तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मान लो कोई चीज़ हमें रोकती है, भाई हम फोर्स लगा रहे हैं, तो रोकेगी तो मतलब अपन को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसे ही पूछ रखा है भाई प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दिया, इसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट क्या है, भाई करंट कम हो जाएगा। उसको रोकने वाला अगर बढ़ गया तो उसका मतलब कि जो करंट है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वैसे भी आप तुक्का मार सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 गुना तो हो नहीं सकता करंट,
कंडीशन क्या है कि कम होगा, 4 गुना ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता, 8 गुना ये भी ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन एक ही बचेगा, आधा रह जाएगा, हाफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये तो है सिर्फ ऐसे भाई माइंड गेम। अब अगर इसको प्रूफ करना है कि भाई आधा रह जाएगा, कैसे रहेगा, देखो V = IR, वोल्टेज किसके बराबर होती है, करंट गुणा में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अपन को करंट निकालना है, I = इसको यहीं पे रहने दो, इसको इसके नीचे ले जाओ, V/R। अब ये तो फिक्स होगा, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, I = 1/R। ये क्या होगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। अब इसने रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, हाफ रह जाएगा भाई उसमें करंट, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा तो। फॉर्मूला ये वाला, V = IR। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा कितने हर्ट्ज पर होती है। हाँ, जो अपने जो घरों में लाइट आती है वो पूछ रखा है भाई कितने वोल्टेज और कितने हर्ट्ज की होती है, क्योंकि हर देश की अपने अपने फिक्स है। अमेरिका में है वहाँ पे अलग वैल्यू की करंट आता है, बिजली आती है। ठीक है, अपने जो इंडिया में है वो कितने वोल्ट और कितने हर्ट्ज का आता है। देखो ऑप्शन देखो, 220 या फिर 220 50 हर्ट्ज, 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज, 300 वोल्ट 50 हर्ट्ज या फिर 300 वोल्ट 25 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का अपने जो बिजली की सप्लाई होती है इंडिया के अंदर अपने घरों में, पूरा देश में। ये सिर्फ इंडिया की बात है, अपना अपना अलग अलग देश का अलग अलग जो है वैल्यू फिक्स कर रखी है। अब इसमें अकेले पूछ सकता है कि वो कितने वोल्ट का करंट आता है। मोस्टली तो ये क्वेश्चन आता है कितने वोल्ट का जो हमारे घरों में करंट आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट का, ये क्वेश्चन आता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष से शुरू की गई। जो गंगा को साफ करने की योजना थी सबसे पहले कब शुरू की गई थी सबसे पहले, अभी तो 2014 में स्टार्ट कर रखा है जो बीजेपी सरकार ने किया है, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये बीजेपी ने स्टार्ट किया अपनी सरकार आने के बाद। उससे पहले भी पहली बार जो आवाज़ उठी थी भाई, सरकार ने ऑर्डर दिए थे कि गंगा को साफ करना है, वो कब ये बात उठी थी। ठीक है, तो 1985 के अंदर सबसे पहले कोशिश की गई थी गंगा को साफ करना है। उसके बाद कई प्रोजेक्ट आए, ठीक है, वो बाद की बात है, सबसे पहले 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन। हाँ, कनकेव मिरर के यूजेस पता होना चाहिए आपको कि भाई कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ऑप्शन है टॉर्च के अंदर, या फिर कार की जो हेडलाइट है उसके अंदर, या फिर सेविंग मिरर, या फिर इन सभी के अंदर। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कनकेव मिरर टॉर्च के अंदर भी होता है, हेडलाइट जो गाड़ी की हेडलाइट है उसके अंदर भी, सेविंग मिरर भी इसी को बोलते हैं कनकेव मिरर को। ठीक है, और एक और जो डेंटिस्ट होते हैं वे भी इसी को यूज़ करते हैं, इसी मिरर को यूज़ करते हैं। कौन से को, अवतल को। कनकेव मिरर डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। तो याद रखना भाई चारों में क्या होता है, अवतल दर्पण यूज होता है। क्वेश्चन देखो अगला, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ऐसा कौन सा सिद्धांत है इनमें से कि भाई जिसके ऊपर हाइड्रोजन बम काम करता है, इतनी एनर्जी, वो बहुत खतरनाक है जो हाइड्रोजन बम है। तो पूछ रखा वो कौन से सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। नियंत्रित संलयन अभिक्रिया फ्यूज़न, या फिर कंट्रोल्ड फ्यूज़न, या फिर अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न, या फिर कंट्रोल्ड फ्यूज़न, या फिर अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न। हाँ, बताओ भाई जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस पे काम करता है, कौन से सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, उसके ऊपर क्या बेस्ड है, हाइड्रोजन बॉम्ब। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर निकलती है जब ये यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये हाइड्रोजन बम। और प्रिंसिपल कौन सा है, अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। द वैल्यू ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो स्मॉल जी होता है,
उसकी वैल्यू पूछ रखी है, कितनी होती है स्मॉल g। ये है तो एक एक्सेलरेशन ही, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहाँ पे ये भी हो सकता है ऑप्शन में 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों में से स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है, त्वरण की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन थे भाई, महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन थे जो अपने आप कंप्लीट हो गए। ये एक रिवीजन थी, मतलब बिल्कुल बेस से टॉप लेवल तक के क्वेश्चन थे। और जो पहले इस चैनल पे क्वेश्चन करवाए गए हैं मोहित भाई के द्वारा, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप हर एक टाइप का क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो। और आपने रिवीजन करनी है इन क्वेश्चन की, तो इनकी मतलब PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF ले लेना भाई। टेलीग्राम चैनल पता है आपको, @J_Target नाम से, ठीक है, यहाँ से PDF ले सकते हैं आप। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, वहाँ से देख लेना। ओके भाई, थैंक यू।